Hello everyone, welcome to my channel Study Talk with Vishali. So students, our today's topic is Spearman's rank coefficient of correlation. ठीक है, business statistics में Spearman's rank coefficient of correlation. In the previous lecture, the topic coefficient of determination was discussed, and in today's class, the topic Spearman's rank coefficient of correlation will be discussed. So देखिए, जो स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन मेथड है वो किस केस में यूज किया जाता है, जहां पर आपको रैंक्स दी गई हो. ठीक है, क्वेश्चन में रैंक्स दी गई हो तो हम वहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्पीयरमैन रैंक मेथड यूज करेंगे, और जहां पर क्वालिटेटिव नेचर का डाटा दिया गया होता है वहां पर हम रैंक मेथड को यूज करते हैं. तो देखिए, दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन बाय रैंक, ठीक है, रैंक के थ्रू कैलकुलेशन की जाती है. ये किसने दिया था हमें? जो मेथड है डिवाइज्ड बाय प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ए ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, इन 1904. ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो रैंक मेथड है वो कब दिया गया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1904 में बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ए ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रैंक्स ऑफ द वेरिएबल. ये मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल्स की जो रैंक हैं उनके ऊपर ये मेथड बेस्ड है, ना कि वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यूज है उनके ऊपर, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यू के ऊपर बेस नहीं होता स्टूडेंट्स ये मेथड. अगर रैंक्स दी गई होंगी वेरिएबल्स की तो डायरेक्ट कैलकुलेशन की जाएगी, अदरवाइज जो वैल्यूज दी गई होंगी उनको रैंक असाइन की जाती हैं. द वेरिएबल आर असाइंड रैंक्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं उनको रैंक असाइन की जाएंगी, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस. दिस मेथड इज यूज्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. अब देखिए किस किस सिचुएशन में ये मेथड यूज किया जाता है. दिस मेथड इज यूज्ड वेयर डाटा इज ऑफ क्वालिटेटिव इन नेचर. ये मैंने आपको बताया. ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर का डाटा होगा जहां पर, जैसे मान लीजिए हमें इंटेलिजेंस चेक करनी है, ब्यूटी चेक करनी है. ठीक है, वहां पर हम रैंक प्रोवाइड करके जो है कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे. दिस मेथड इज यूज्ड वेयर डाटा इज ऑफ क्वालिटेटिव इन नेचर एंड कैन नॉट बी मेजर इन क्वांटिटी, जहां पर क्वांटिटी में उसको मेजर नहीं किया जा सकता. अब देखिए किन किन केसेस में ये मेथड यूज होगा, सच एज इंटेलिजेंस, ब्यूटी, कुकिंग कॉन्टेस्ट, फ्लावर शो कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, मतलब जहां पर भी हमें ये लगेगा कि ये जो वेरिएबल्स दे रखे हैं इनको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, यानी कि किसी व्यक्ति में कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी ब्यूटी है, कितनी ऑनेस्टी है, अब इन चीजों को हम नंबर्स में कैसे बता सकते हैं. तो इस टाइप की जो सिचुएशन होगी वहां पर रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन मेथड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज, this method is also useful where extreme items are inaccurate or erratic, thus these items will not affect by rank of the variable. देखिए इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि ये मेथड वहां पे भी यूजफुल होगा जब एक्सट्रीम आइटम्स दिए गए हों. ठीक है, एक्सट्रीम आइटम्स मतलब मान लीजिए आपको एक सीरीज दी गई है जिसमें 3, 5, 8, 10 और उसके बाद वैल्यू दे दी 104. तो अब यहाँ पर देखिए इन सीरीज में तो डिफरेंस बराबर है. ठीक है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 के बाद जो है डायरेक्ट 104 वैल्यू आ रही है, तो इतनी लार्ज वैल्यू एकदम से आ रही है. अब जब हम इसका मीन निकालेंगे, मीन्स 3 + 5 + 8 + 10 + 104, इनको प्लस करके जब हम, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 नंबर्स है, इनको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो वैल्यू आ जाएगी 26. अब इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, जो वैल्यू है 26 वो हर एक सीरीज में जो डाटा दिया गया है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर जो एक वैल्यू थी 104 वो एक्सट्रीम आइटम है. तो यही पॉइंट इसमें समझाया गया है कि दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल, कि ये मेथड वहां पर भी यूजफुल होगा जहां पर जो वैल्यूज हैं वो एक्सट्रीम आइटम्स में दी गई होती हैं, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यू को नहीं लेते, हम रैंक्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे मान लीजिए 3, 5, 8, 10 और 12, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 को 1 रैंक मिल जाएगी, 5 को 2, 8 को 3, 10 को 4, यहाँ पर 104 है, और 104 को 5.
तो जो 104 वैल्यू है उसका इन सीरीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, हमें कैलकुलेशन जो है रैंक के बेस पर करनी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर समझाई गई है। अब देखिए, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन इंडिविजुअल सीरीज एंड नॉट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब इंडिविजुअल सीरीज दी गई होगी सिर्फ वहां पर ही इस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस मेथड को अप्लाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स जैसे हमने पहले की जो क्लासेस की है उसमें जब हम f की वैल्यू लेते हैं लाइक सिग्मा f dx dy, तो इस टाइप से हम फ्रीक्वेंसी वाले केसेस में इसको यूज नहीं कर सकते। आगे देखिए, अंडर दिस मेथड ओरिजिनल वैल्यूज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट सो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज ओनली अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी कि जो वेरिएबल्स है उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं ली जा रही है, यहाँ पर वेरिएबल्स को रैंक प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि जो आंसर निकल के आएगा, लास्ट जो रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट हो सकता है, एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं हो सकती, तो उसको एक अप्रोक्सीमेशन मान के चला जाता है। द वैल्यू ऑफ रैंक कोफिशिएंट ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1, तो इसकी भी जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार स्टेटमेंट क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में डायरेक्ट स्टेटमेंट डाल दी जाती हैं। अगर आपको पता होगा कि कौन सा मेथड किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं, तभी आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन देखिए, हाँ जी, द वैल्यू ऑफ रैंक कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रैंक कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर हो सकती है, किस केस में, फॉर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स टेकिंग द रैंक्स एज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स प्रोवाइडेड नो रैंक वैल्यू इज रिपीटेड। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है वो रैंक कोफिशिएंट के बराबर हो सकती है, किस केस में, जहां पर जो रैंक्स दी गई हैं वो अलग अलग हो, रिपीट ना हो रही हो, तो वहां पर जब उन रैंक से हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम रैंक मेथड के इक्वल ही निकलेगी। जैसे मान लीजिए रैंक दे रखी है 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, तो देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। जब इस टाइप से डिफरेंट वैल्यूज होंगी रैंक के अंदर और जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो सेम वही वैल्यू निकल के आएगी। अगर हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू भी निकालते हैं, सेम वही वैल्यू निकल के आएगी जो रैंक मेथड के थ्रू निकल के आ रही है। ये जो पॉइंट है आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें ये पॉइंट प्रूव हो जाएगा। आगे देखिए, द सम टोटल ऑफ रैंक डिफरेंसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए दो सीरीज दे रखी है आपको x एंड y, ठीक है, जिसमें जो x सीरीज की जो रैंक है और y सीरीज की जो रैंक है, जब R1 में से R2 को माइनस किया जाएगा, ठीक है, R2 को माइनस करने के बाद पूरी सीरीज का जब सम किया जाएगा तो जो सिग्मा d है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये चीज हम इससे चेक कर सकते हैं। तो जस्ट द सम टोटल ऑफ रैंक डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। जो सिग्मा d है मीन्स सिग्मा d का मतलब यहाँ पर क्या है, d यहाँ पर क्या है, R1 माइनस R2, सिग्मा R1 माइनस R2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 या फिर सिग्मा d इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस सर्व्स एज चेक ऑन द कैलकुलेशन वर्क। ये बताता है कि आप अपने कैलकुलेशन वर्क को चेक कर सकते हैं। अब आगे देखिए, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन इन ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे हमने कार्ल पियर्सन मेथड को दो पार्ट्स में कैलकुलेशन उसकी स्टडी की थी। फर्स्ट वन इज इन अनग्रुप्ड डाटा और इन इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड वन इज ग्रुप्ड डाटा, जिसमें मैंने आपको बताया था टेबल बनती है, 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो ये जो ग्रुप्ड डाटा है जिसमें 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई जाती है, उस केस में हम इस रैंक मेथड का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि आगे भी हमने पॉइंट पढ़ा था कि सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में इसका यूज होगा, फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा। तो इस
ग्रुप्ड केस में भी हम ग्रुप्ड डाटा के केस में फ्रीक्वेंसीज को लेते हैं, इसीलिए ये मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स एक्सीड 30, जब नंबर ऑफ आइटम्स 30 से ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें जो कैलकुलेशन करना है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें रैंक जो है फिर वो बहुत सारी हो जाती हैं। तो ये एक इसकी लिमिटेशन मान के हम चल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्मूला है रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, आर यहाँ पर है जो बता रहा है रैंक कोफिशिएंट। देखिए स्टूडेंट, कहीं पर आपको आर लिखा भी मिल सकता है, कहीं पर ये आर के भी हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आर के का मतलब भी क्या है, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, और आर का मतलब भी यही है, रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन। देखिए यहाँ पर वैल्यू का इसका फॉर्मूला देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम क्वेश्चंस में। फॉर्मूला है इसका 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर, डी स्केयर जो है यहाँ पर R1 माइनस R2 का स्केयर। ठीक है, डिवाइड बाय एन स्केयर माइनस 1। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर डिवाइड बाय एन स्केयर माइनस 1, या फिर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर डिवाइड बाय एन की पावर 3 माइनस एन। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है आपको किस केस में दिया गया होगा, या तो आपको रैंक्स दी गई होंगी या फिर आपको रैंक्स नहीं दी गई होंगी। ठीक है, या फिर जो रैंक हैं वो रिपीट नहीं हो रही होंगी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस टाइप से रैंक है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर जो रैंक है वो रिपीट हो रही है, मान लीजिए 1 2 3, उसके बाद दोबारा 2 4 5 6.5, सॉरी, जैसे मान लीजिए 1 2 3 2 4 5 6 7 7 8, तो यहाँ पर 7 7 दो बार रिपीट हो रही हैं, 2 2 दो बार रिपीट हो रही हैं। तो इस टाइप से जब रैंक्स रिपीट होंगी उस केस में हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। जहां पर रैंक एक बार भी रिपीट नहीं हो रही, सारी जो रैंक्स है वो डिफरेंट है, वहां पर इस मेथड का यूज किया जाएगा। अब जहां पर रैंक रिपीट हो रही हैं वहां पर किस मेथड का यूज करेंगे, वहां पर इस मेथड का यूज करेंगे, इक्वल और रिपीटेड रैंक्स, जहां पर एक समान या फिर जो रैंक है वो रिपीट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर है आर के, जो चीज मैंने आपको बताई थी कि कहीं पर आर के भी लिखा हो सकता है और कहीं पर आर भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर यहाँ तक सेम है। उसके बाद जो रैंक्स रिपीट हो रही हैं उनके लिए वैल्यूज लेते हैं प्लस 1/12 इंटू में m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस, यहाँ पर देखिए जितनी बार रिपीट हो रही होंगी उतनी बार, मान लीजिए किसी x की सीरीज में 3 बार कोई वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर 2 की 3 माइनस 2, फिर 2 की 3 माइनस 2, फिर 2 की 3 माइनस 2, यानी कि जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार ये m क्यूब माइनस m की जो वैल्यू है उसको हम फॉर्मूला में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, तो ये फॉर्मूला है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दोनों फॉर्मूला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही दे देते हैं और उसमें आपको देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, इसीलिए दोनों फॉर्मूलाज आप अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड के थ्रू हमें क्वेश्चन करना है। इसमें आपको x और y की वैल्यूज दे रखी हैं स्टूडेंट्स, इनको हम अरेंज करके रैंक्स देंगे। कई बार आपको क्वेश्चन में सीधा रैंक भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 5 4 6, तो उसमें क्वेश्चन में आपको हिंट दी गई होंगी कि ये रैंक्स है, तो आप उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो x की रैंक दी गई होंगी वो डायरेक्ट R1 हो जाएंगी, जो y की दी गई होंगी वो R2 हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें इन्होंने वैल्यूज दी हैं, इनको हम रैंक्स प्रोवाइड करेंगे। देखिए 10 12 8 15 20 25 एंड 40। ठीक है, तो ये देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं। पहले 8 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को सबसे स्टार्टिंग की रैंक देते हैं। ठीक है, 8 को हमने 1 रैंक दे दी, 8 के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो है 10, उसको 2 रैंक दे दी। ठीक है, देन 10 के बाद है 12, उसको 3 दे दी, उसके बाद है 15 4 रैंक
25, 25 को 6 एंड 40 को 7। इस टाइप से हमें रैंक प्रोवाइड करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब y देखिए, y में सबसे छोटी वैल्यू है 6, 6 को 1 रैंक प्रोवाइड कर दी, देन 10 को 2, ठीक है। उसके बाद 12 को 3, 15 को 4, ठीक है। 15 के बाद जो वैल्यू है वो है 16, 5, 18 को 6 एंड 25 को 7। अब हमें क्या करना है, R1 माइनस R2 यानी कि 2 माइनस 4, 3 माइनस 2, 1 माइनस 1, 4 माइनस 7, 5 माइनस 5, 6 माइनस 3 एंड 7 माइनस 6। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। हमें चाहिए सिग्मा डी स्केयर, तो डी की जो वैल्यू है उनका स्केयर कर देंगे। 2 2 जा 4, 1 0, 3 3 जा 9, 0, 3 3 जा 9 एंड 1। जब इनको प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू आ रही है 24। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो R1 माइनस R2 की वैल्यू है सिग्मा, यानी कि सिग्मा डी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन ठीक चल रही है। क्या यहाँ पर 0 वैल्यू आ रही है, देखिए 0 वैल्यू यहाँ पर आ रही है, सिग्मा डी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही है, ठीक है। और n कितने हैं यहाँ पर, n की जो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज वो होता है आपका n, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं 7 दोनों ही सीरीज में। तो फॉर्मूला में पुट कीजिए 6, 1 माइनस 6, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 24, n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 24 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू में 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 माइनस 1। तो इस टाइप से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 6 इंटू 24 डिवाइड बाई 7, 7 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस, ठीक है। 24 6 जा 144, यहाँ पर 7 इंटू में 7 7 जा 49 माइनस 1, तो 7 इंटू 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 7 जा 336, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.428, और जब इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.57। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दोनों की जो वैल्यूज है वो इक्वल होंगी। किस केस में, जहां पर जो रैंक है वो डिफरेंट है, ठीक है, रैंक रिपीट नहीं हो रही है। तो अब हम इस पॉइंट को प्रूव करके देखते हैं यहाँ पर कि वैल्यू इक्वल आती है या नहीं आती है। वैल्यू इक्वल का मतलब कि हमारा जो आंसर है वो 0.57 ही निकल के आना चाहिए। तो देखिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में जो हम फॉर्मूला पढ़ते थे वो है सिग्मा एक्स वाई। जब डायरेक्ट मीन के थ्रू, हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो हमें 3 वैल्यूज चाहिए, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर। जो सिग्मा एक्स वाई है, ठीक है, रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एक्स बार और वाई बार। एक्स बार की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला होता है, और वाई बार की सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन। और सिग्मा एक्स का मतलब होता है जो सारी सीरीज दी गई है उनका प्लस डिवाइड बाय एन। सेम वैसे ही सिग्मा वाई का मतलब है जो वाई की सीरीज दी गई है उन सबका प्लस डिवाइड बाय एन। तो अब हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये एक्स सीरीज है और ये वाई सीरीज है, तो सिग्मा एक्स निकालना है हमें, सॉरी एक्स बार निकालना है हमें, ठीक है। तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन यानी कि 2 + 3 + 1 + 4 + 5 + 6 + 7, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 + 6 10 15 + 6 21 + 7 28। 28 डिवाइड बाय एन की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार करेंगे हम, मीन्स अब हमें ये जो रैंक्स हैं इनको 4 में से माइनस करना है, ठीक है। ये चीज हम याद रखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वाई बार की वैल्यू 4 निकल के आई है। सेम वैसे ही अब यहाँ पर करेंगे 4 + 2 6 7 14 19 22 एंड 28, ठीक है। इसकी वैल्यू भी सेम यही निकल के आई है, 28 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ गई 4। तो यानी कि ये जो वैल्यू है अब इसमें से हर एक डाटा में से हम 4 को माइनस करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 - 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू -1 -3 0 1 2 एंड 3। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए अब मैं यहाँ पर ही स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी एक्स की, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स की और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर की। अब देखिए 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9,
0 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9। अब देखिए 9 + 4 9 + 1 10 14 15 19 एंड 9 28। ये वैल्यू निकल के आ गई 28। और यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू डेविएशंस निकालते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो 0 आनी चाहिए। तो देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, +2 से -2 एंड -1 से 1, तो यहाँ पर 0 वैल्यू बची। इट मीन्स ये ठीक है हमारा। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 28। अब देखिए सिग्मा वाई, ये भी वैल्यू हमारी 4 निकल के आई थी वाई बार की, तो वाई माइनस वाई बार करेंगे। 4 - 4 0, 2 - 4 - 2 -3, ठीक है, +3 1, 3 - 4 -1 एंड 6 - 4 2। ठीक है, अब इसमें भी देखिए 0, यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूँ, यानी कि सिग्मा वाई स्क्वायर 0, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 1 एंड 2 2 जा 4। अब देखिए 9 and 1 10, 9 and 10 20 एंड 4 और 4 8, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 28, यानी कि सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है ये। ठीक है, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू 28 और ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। -3 से +3 कैंसिल हो गया, -2 से +2 एंड 1 से 1 0। अब सिग्मा एक्स वाई और निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए। सिग्मा एक्स वाई कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए 2 0 0, 1 -1 एंड -2 +2, ठीक है, -3 एंड -3 9। उसके बाद देखिए 0 एंड 3 0, 1 1 1 2 एंड -2 एंड 3 एंड 2 6। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप समझ जाना। अब देखिए 9 + 2 11, +1 12 एंड +6 18। ठीक है, और एक वैल्यू थी हमारे पास माइनस की, -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16। अब देखिए स्टूडेंट सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 16 है। ठीक है, जो सिग्मा एक्स स्क्वेयर है उसकी वैल्यू 28 है और जो सिग्मा वाई स्क्वेयर है उसकी वैल्यू 28 है। हमें ये 3 वैल्यू ही चाहिए थी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू थी वो थी 16। ठीक है, 16 और सिग्मा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू थी 28 और सिग्मा वाई स्क्वेयर की वैल्यू भी थी 28। जब 28 और 28, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हम जब रूट निकालेंगे तो 28 ही वैल्यू निकल के आएगी। और ऊपर था हमारा 16, तो 16 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सेम यही वैल्यू निकलेगी 0.57। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में थी 0.572। सेम यही वैल्यू हमारी निकल के आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ये पॉइंट भी प्रूव हो गया कि अगर जो रैंक है वो डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो जो रैंक कोफिशिएंट है और जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, दोनों की जो वैल्यूज है वो इक्वल होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 15 10 20 28। अब देखिए इसमें रिपीट हो रही हैं रैंक्स 10 एंड 10, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। इसमें भी देखिए 12 एंड 12। तो अब देखिए इसमें सेकंड फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 15 10 20 28 12 10 16 एंड 18। अब सबसे छोटी वैल्यू स्टार्टिंग में 10 ही है। ठीक है, तो हम रैंक प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले 10 को 1, उसके बाद सेकंड वाले 10 को 2 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 + 1 3 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है 1.5। अब दोनों 10 को 1.5 रैंक दी जाएगी। इस तरीके से रैंक ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब 1.5 और 1.5। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 + 2 यानी कि 2 तक की रैंक हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सीरीज में हम 3 रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अब उसके बाद है 12, उसको 3 रैंक दे दी, 15 को 4, देन 16 को 5, 18 को 6 एंड 20 को 7 एंड 28 को 8। अब इसमें देखिए 7 5 1 सॉरी वाई सीरीज दे रखी है 16 14 10 12 11 15 18 एंड 12। अब यहाँ पर 12 और 12 दो डाटा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू 10 है, 10 को 1 दे दी, 10 के बाद 11 है 2।
अब है 12 और 12। अब देखिए 2 तक की रैंक हम दे चुके हैं, तो 12 में हम लेंगे 3 और नेक्स्ट 12 के लिए लेंगे हम 4 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 7/2 और जब 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5। ठीक है, 3.5 वैल्यू दोनों की आ जाएगी। अब 4 तक रैंक हम प्रोवाइड कर चुके हैं, 14 को 5, देन 15 को 6, ठीक है, उसके बाद 16 को 7 एंड 18 को 8। अब सेम वही R1 माइनस R2 कर देंगे। R1 माइनस R2 करने के बाद ये वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, सिग्मा डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सिग्मा डी की वैल्यू 0 है। उसके बाद सिग्मा डी स्क्वेयर चाहिए हमें, तो डी का स्क्वेयर कर देंगे, हर एक वैल्यू को स्क्वेयर कर देंगे। सिग्मा डी स्क्वेयर की वैल्यू निकल के आ रही है 114। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर निकला है 114। अब 2 टाइम्स वैल्यू रिपीट हुई है, एक बार एक्स सीरीज में और एक बार वाई सीरीज में। ठीक है, तो 1/12 कितनी बार रिपीट हुई है, 2 टाइम्स रिपीट हुई है। ठीक है, तो जो m की वैल्यू होगी वो होगी नंबर ऑफ रिपीटेशंस, जितने टाइम वैल्यू रिपीट हुई है। अगर यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हुई होती तो हम 3 की क्यूब करते, 4 टाइम रिपीट होती तो 4 की क्यूब करते। अब हमारे क्वेश्चन में 2 टाइम रिपीट हुई है तो हम 2 की क्यूब कर देंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 माइनस 2, ये एक्स सीरीज में, प्लस वाई सीरीज में भी 2 टाइम हुई है, तो 1/12 2 की पावर 3 माइनस 2। अब इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे, ठीक है, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 8 माइनस 2, यहाँ पर भी 8 माइनस 2। ठीक है, 8 माइनस 2 6, 1/12 इंटू में 6, 1/12 इंटू में 6, और यहाँ पर 6 इंटू में 114। तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.5, यहाँ पर भी वैल्यू 0.5 आ जाएगी। ठीक है, इनको इसमें प्लस कर देंगे, 114 प्लस 0.5 1 ही हो गया। ठीक है, तो ये 115 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ गई 690। यहाँ पर जो नीचे की वैल्यू है वो है 504। ये n की वैल्यू थी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो n जो था हमारा वो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा 8 है, तो 8 इंटू 8 स्क्वेयर माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 504। जब 690 को हम 504 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.369। ठीक है, और इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 0.369। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो स्पीयरमैन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन का मेथड कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में हमारा। ठीक है, इसमें सिर्फ यही 2 केस होते हैं कि जब रैंक रिपीट हो रही हैं और जब रैंक डिफरेंट है, और कुछ इसके पॉइंट्स है जो याद करने के हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर्स में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।